जिस चीज से मनाने जा रहा हूं वो है जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के प्रेसिडेंट सतपाल मल्होत्रा जी, चेयरमैन किड्स हेवन हाई सेकेंडरी स्कूल शिवानगर, द प्राइम टीवी पर आपका हार्दिक अभिनंदन। शुक्रिया। मल्होत्रा साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कोविड-19 महामारी 2 साल स्कूलों के प्रति रही, आपके स्कूल ऑनलाइन चलते रहे, अब आपके स्कूल खुल गए हैं ऑफलाइन। अब आप बताओ आपको क्या क्या समस्या आ रही? देखिए, जब 2 साल कोविड-19 की महामारी पूरे देश में चलती रही तो सारे इदारे जब बंद हो गए तो उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, जो एजेंसियां होती हैं, चाहे स्टेट बोर्ड थे या सीबीएसई बोर्ड थे, आईसीएसई बोर्ड थे, सभी स्कूल्स भी बंद कर दिए थे, गवर्नमेंट ने, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बच्चों को ऑनलाइन प्रोसेस से गुजरना पड़ा और जो टीचर्स को भी ऑफलाइन मोड से डायरेक्टली ऑनलाइन मोड पर आना पड़ा, तो उसके लिए हमें नेट की जो व्यवस्था चाहिए थी एज कंपेयर टू जो दूसरे पार्ट्स थे हमारे देश के, उसके कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में 1 साल के लिए गवर्नमेंट ने नेट की व्यवस्था बंद कर दी थी। आपको पता कि जब 370 दफा यहां पर तोड़ी गई थी, और जब 1 साल के बाद नेट की व्यवस्था मिली और वो भी हमें 2G, तो आपको पता कि 2G सिस्टम पे आप कितनी देर वीडियोस भेज सकते हो, कितना ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। तो ना स्कूल वाला चाह के भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाता था और ना ही बच्चा उसको रिसीव कर पाता था। लेकिन पिछले साल जो है नेट की व्यवस्था अच्छी थी और स्कूल वाले की टीम, जो जिन जिन स्कूलों की डिजिटली एक्सपर्ट्स थी, अच्छा उनका प्रोसेस था, उन्होंने अपने बच्चों को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन जहां तक आज भी हमारे रूरल इलाके के बच्चे हैं या अर्बन में बच्चे हैं, आज भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। तो जब ऑनलाइन प्रोसेस से अब ऑफलाइन क्लासेस लगी तो बच्चे जब हमारे पास स्कूल में आए तो ना वो उनकी मेंटली इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, ना मॉरली डेवलपमेंट हुई है, और जो लिखना पढ़ना फिजिकली जब उनके ऊपर कंट्रोल होता था टीचर्स का, वो कंट्रोल 2 साल से टूटा हुआ था। और जब बच्चा टीचर के कांटेक्ट में नहीं है आमने सामने, और पेरेंट्स के भी इतने ज्यादा कांटेक्ट में वो नहीं रहा, बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है क्या नहीं है, तो बच्चे ने जिस माहौल में हमने उसको 2 साल पहले छोड़ा था, उससे भी उसकी जो रीडिंग हैबिट है या राइटिंग हैबिट है वो डिग्रेड हुई है। और जहां तक स्कूल में बच्चे लाने का छोड़ने का प्रोसेस था, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो निजी स्कूल्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो टोटली ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्कूल तो लोन के दायरे में, बैंकों के कर्ज में डूबे हुए हैं, क्योंकि गाड़ियों की किस्तें चलती रही। गवर्नमेंट ने कहा था कि ट्रांसपोर्ट की फीस आप नहीं ले सकते, और जो इनके टैक्सेस हैं, चाहे रोड टैक्स है, परमिट है, गाड़ी की फिटनेस है, इंश्योरेंसेस है, गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी कोई ढील उसमें नहीं दी गई है। वाइज एक प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनको एक पैसे की भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं हुई है। तो जो स्कूल्स ट्रांसपोर्ट जैसे अचानक स्कूल लगे तो सभी गाड़ियों को जब रोड पे चढ़ाना था
तो हर स्कूल वालों को 15-20 लाख, जिनकी 10 से ज्यादा गाड़ियां हैं, उनको एक गाड़ी के पीछे लाख लाख रुपए का जो पेनल्टी है वो आरटीओ ऑफिस में भरनी पड़ी। और एक तो 2 साल से फीस भी स्कूल में नहीं आ रही थी, और जो पेरेंट्स थे वो भी गवर्नमेंट ने एक ऐसे उनके माइंड में ये डाला था कि हो सकता हमारी फीस माफ हो जाए या हमें कोई इसमें रिलैक्सेशन मिले। तो कुछ लोग तो फीस दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी गलतफहमी का शिकार थे। हालांकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि जो ट्यूशन फीस है वो आप लोग रेगुलरली ले सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों के हर बच्चे को पढ़ाइए। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसके घर में मटेरियल पहुंचाइए। वो चीज है गवर्नमेंट अदारे या प्राइवेट स्कूल है, इन स्कूल की मैनेजमेंट ने ये काम किया है। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी एडवांस हमें जो ट्रांसपोर्टेशन का बोझ है, इससे निकलने में काफी वक्त निकलेगा। आज भी जिसके पास 10 गाड़ियां, उसने 2 गाड़ियां रोड पे चढ़ाई है। तो टर्न बाय टर्न आज भी कुछ पेरेंट्स का मेरे को टेलीफोन आया था कि देखो जी फलाने स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं यहां पर बताऊंगा, कि उन्होंने स्कूल नहीं लगाया। तो देखिए जब तक गाड़ियों की फिटनेस नहीं होगी, उनका इंश्योरेंस नहीं होगा, तो वो कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला, जो कोई भी स्कूल वाला अपनी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस के रोड पे नहीं भेजेगा। क्योंकि इतनी बड़ी जो इररिस्पांसिबल नहीं हो सकती स्कूल की मैनेजमेंट कि अपने विदाउट कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट्स कोई भी ऐसे धोखे से अपनी गाड़ियां भेज देगा, कल को कोई बड़ा नुकसान ना हो। और उसमें जब हमने आरटीओ साहब से कांटेक्ट किया कि सर कम से कम जो लेट फीस गवर्नमेंट ने ऐसे भाषणों के बीच में बोली थी कि भाई हम जो 30 अक्टूबर तक या नवंबर तक जो है इनसे लेट फीस नहीं लेंगे, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। जहां पर गाड़ी के जो टोकन फीस 600 थी, वहां 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार रुपया आरटीओ ऑफिस में उसकी लेट फीस लग रही है। तो आरटीओ साहब ने कहा कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें जो भी फेरबदल करना वो गडकरी साहब जो सेंटर में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर कमांड लगी है। मैं तो एज ए क्लैरिकली अपनी फाइल्स निकाल सकता हूं कि आपका काम ना हो, वरना कंप्यूटर पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं, जो उस पर फीस भरी गई है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो आपकी फाइल जब मेरे पास आएगी तो मैं आपकी गाड़ियों को प्रायोरिटी बेस के ऊपर पास कर दूंगा। वरना आपको जितने भी इसकी लेट फीस है सभी लेट फीस देख के तभी आपकी फाइल यहां पर सबमिट होगी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि अभी बच्चों के एग्जाम बड़े जल्दी आने वाले हैं, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? इसमें देखिए हमने जैसे ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो स्कूल्स हैं आप इनको ओपन कीजिए, और जो बोर्ड क्लासेस हैं जो बोर्ड के अंडर आती हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के अंडर आती हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जो बोर्ड क्लासेस के एग्जाम है वो भी ऑफलाइन होंगे। और नेचुरल सी बात है कि नेचुरली जो बाकी स्कूल्स के पेपर्स होते हैं जो हमारे स्कूल्स में ही होते हैं, तो हमने उनको भी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट उनको ऑफलाइन लेने का निर्णय किया। लेकिन जिन पेपर्स को हम 2 या 3 मार्च को शुरू करते थे, तो हमने अपनी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसकी मीटिंग की थी एज ए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते, और हमने उनको ये कहा कि जिस तरीके से हमने बोर्ड से अपील भी की थी कि बोर्ड वाले जो अपने ऑफलाइन पेपर लेने के लिए 1 महीना उन एग्जाम्स को आगे पोस्टपोन कर रहे हैं। जैसे जो पेपर्स 26 फरवरी या मार्च में होते थे, तो वो एंडिंग मार्च या अप्रैल तक गवर्नमेंट उन पेपर्स को ले रही है, बोर्ड क्लासेस को। तो हमने भी इसी तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट के बीच में अपील की थी कि जो 20-25 दिन है वो बच्चों को सिलेबस रिड्यूस करके, जैसे गवर्नमेंट ने बोर्ड क्लासेस का 30% सिलेबस रिड्यूस किया, तो हमने भी अपने जो पहले का सिलेबस दिया था उसमें रिडक्शन किया 30%, और पूरे स्कूल्स को ये अपील की है। अब हर स्कूल वाले की अपनी मैनेजमेंट होती है कि कब पेपर लेना, उसने शेड्यूल कब चलाना है, लेकिन एज ए यूनियन के तौर पर हमने ये अपील की थी
कि कम से कम 15 मार्च के बाद आपने पेपर जो ऑफलाइन ले और सिलेबस रिड्यूस करके बच्चों को कम से कम रीडिंग, राइटिंग और जो सोशली, मॉरली जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाते हैं, उस माहौल में उतर आते हैं, उसके बाद ही बच्चों का पेपर लिए जाए। उसमें भी हमने एक और परिवर्तन किया कि जैसे गवर्नमेंट ने शेड्यूल निकाला कि 8th क्लास के जो ऑफलाइन पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, तो हमने भी अपनी मैनेजमेंट्स को ये रिक्वेस्ट की है कि आप भी ज्यादातर बच्चों को जो है जो सिलेबस है उनको समझा दें और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हो, ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जो छोटे बच्चों का पेपर है उनको उस तरीके से लेके तो इस साल का जो अपने पेपरों का जो सिलसिला है उसको खत्म करें और अपना रिजल्ट कंफर्म करवा के नए साल की शुरुआत करें। मुस्तफा साहब, अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे दिन ब दिन गवर्नमेंट की नए नए रूल, नई नई पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, उसके लिए कई स्कूलों के बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं, उसके लिए आपकी क्या तैयारी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बीच में 372 प्राइवेट स्कूल्स थे, तो मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये डाटा लिया कि मेरे को ये बताया जाए कि 372 में से हमारे कितने स्कूल क्लोज हुए। तो जो उन्होंने मेरे को डाटा प्रोवाइड किया उसमें 32 स्कूल्स हमारे 2 साल में 2019 से लेके आज तक क्लोज हो चुके हैं और कई स्कूलों ने बंद करने के लिए अपील भी की है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया एसआरओ, नया ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर एक डायरेक्टर साहब जाते हैं, दूसरे डायरेक्टर साहब आते हैं, एक कमिश्नर साहब जाते हैं, दूसरे कमिश्नर साहब आते हैं, तो वो अपनी मन मर्जी से जब चाहे उसमें रूल में परिवर्तन कर देते हैं और जब चाहे नया रूल्स उसमें ले आते हैं। जब हमने स्कूल्स ओपन किए थे तो जो भी उस समय गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे हमने उनको पूरा करके अपने स्कूलों को ओपन किया था, उनके पैरामीटर्स को पूरा करके, और गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी थी, रिकॉग्नाइज की थी, एप्लीकेशन किए थे JNK बोर्ड के साथ जो हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल हैं। मगर जब अचानक कुछ पैरामीटर्स ऐसे चेंज हो जाते हैं जिनको स्कूल मैनेजमेंट को भी इस समय पूरा करना मुश्किल है, क्योंकि खास तौर पर जो अर्बन इलाके के बीच में आते हैं वहां पर तो आप 10 फुट जगह नहीं ले सकते हो, तो कई कनाल जमीन लेने की तो वो सोच भी नहीं सकते। तो अब हमने गवर्नमेंट से अपील ये की है कि कम से कम जो पहले के स्कूल चल रहे हैं 20, 25, 30 साल से पहले के जो खुल चुके जिनको आपने अनुमति दी है उनको उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर चलने दिया जाए, और अगर कोई नया स्कूल अभी आगे खोलना चाहता है तो वो जो आपके इस समय नॉर्म्स आपने एस्टेब्लिश किए हैं वो उन नॉर्म्स को पूरा करे, और नया स्कूल खोलना चाहे तो गवर्नमेंट उसको अनुमति दे सकती है, खोल सकते हैं नॉर्म्स को पूरा करते हैं। तो आज जितने भी हमारे एनओसीज होते हैं, चाहे ट्रैफिक एनओसी है, पोल्यूशन का, केमिकल सेफ्टी है, बिल्डिंग सेफ्टी है, उनकी हर डिपार्टमेंट ने उधर से कोविड की मार से हमें जूझना पड़ा। हर डिपार्टमेंट ने जहां पर 1000 रुपया फीस रखी थी उसकी 3000, 4000, 5000 फीस अपनी मनमर्जी की कर दी है, जो कि गवर्नमेंट ने अगर जिस एजेंसी को कहती है ये सर्टिफिकेट यहां से लेना है तो वो एजेंसी उसकी फीस अगर एक साल पहले 1000 रुपया, तो जब दूसरे साल दोबारा रिन्यू करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने 5000 रुपया कर दिए। हद है। अभी जो गवर्नमेंट है जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ सिर्फ भाषणों के बीच में ध्यान दे रही है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी को किसी भी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपने ये देखा कि जो न्यू पॉलिसीज बनती हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो गवर्नमेंट अपने टीचर्स को तो ट्रेन कर रही है कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, वो अपने स्कूलों में कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को, हालांकि हम भी इनका एक पार्ट एंड पार्सल है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को ऐसी कोई ट्रेनिंग इन्होंने नहीं दी है। तो एज ए जून के प्रधान होने के नाते मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूंगा। हम हर साल अपने 4-5 साथी जाते हैं, उसकी जो नेशनल लेवल के ऊपर ट्रेनिंग्स होती है
हमने उन ट्रेनिंग्स को लिया है और अब जल्दी ही हम एक ऐसा शेड्यूल बनाने वाले हैं कि हम जोन लेवल के ऊपर, जो मेरी कमेटी है, हम जोन लेवल के ऊपर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो है क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, हम उन प्रिंसिपल्स को आगे ट्रेन करेंगे ताकि मेरे प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कठुआ के बीच में कोई भी स्कूल ऐसा ना हो कि जिसको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता ना हो, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है। हम जल्दी इसके ऊपर अपनी कन्वेंशंस और अपनी जो जोन वाइज मीटिंग, जो ट्रेनिंग कैंप्स है, वो हम लगाने जा रहे हैं ताकि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स है वो भी शाना बिशाना गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और जहां पर हमें लगेगा कि हमें गवर्नमेंट के सोर्सेज की अगर जरूरत है तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे डायरेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके जब अपने प्राइवेट स्कूलों को ट्रेनिंग दिलवाने की बात आएगी तो हम उनके सोर्सेज को भी अपने कन्वेंशन के बीच में ट्रेनिंग देने के लिए बुला सकते हैं। जेते सतपाल मसोत्रा जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, आपने इनको सुना। मसोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।